हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घर में होंगे और सेफ होंगे। तो बच्चों देखो, मैंने आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें मैंने आपको 5 वीडियोस दे दी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास 6th वीडियो रहेगी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की। अभी देखो, जिन स्टूडेंट्स ने 5 वीडियोज नहीं देखी है तो पहले जाके उसको चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन 5 वीडियोज़ का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जाके चेक कर लेना। तो आज 6th वीडियो, ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स है वो डिस्कस करने वाले हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं पहले और ये 6th वीडियो का नोट बना रहे हैं तो आप डालिए स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पार्ट 6th। ठीक है, लिख लेना पार्ट 6th। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसमें हमारे पास 2 तरीके की फोर्सेस होती है इंटरमॉलिक्यूलर। पहली है हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस और दूसरी है एच बॉन्डिंग या फिर इसको बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अभी देखो हम दोनों ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस। देखो हमारे पास जो वैन डर वाल्स फोर्सेस है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो लिखिए इस चीज़ को कि हमारे पास, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, ठीक है, जो हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अभी ये बात आती है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे। तो देखो बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम H2 की एग्जांपल लें, ठीक है, Cl2 की एग्जाम्पल लें, कोई भी होमोडायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके ऊपर हमारे पास जैसे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है ना। तो अब ऐसे नहीं बोल सकते कि ये जो बॉन्ड है या इसके पास आएगा, ऐसे भी नहीं बोल सकते कि ये बॉन्ड इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड तो दोनों में ही कंबाइंड रहेगा। तो इसके कारण ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना नेगेटिव आएगा, ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ना ही इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या एग्जिस्ट करती है, एक वीक फोर्सेज एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं, या फिर इसको आप, ठीक है, या फिर इसको आप लंदन फोर्सेस बोल सकते हो, लंदन फोर्सेस होती है। या फिर हमारे पास कौन से होते हैं, डिस्पर्सिव फोर्सेस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और ये जो फोर्सेस हैं हमारे पास क्या हैं, वीक फोर्सेस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। अभी देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मैंने बोला है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। तो कैसे ये जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं ये हम समझते हैं। देखो हमारे पास सपोज कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे एक H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसके तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूमेंगे ना, ये तो न्यूक्लियस आ गया, बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो किसी टाइम पे आकर, ठीक है, अब क्या बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स देखो, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करते जाएंगे, लेकिन किसी भी एक टाइम पे आकर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आकर वो क्या हो जाता है, डिस्टोर्ट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की क्या हो जाती है, डिस्टोर्शन हो जाती है। डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक होने का मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है एक साइड हो जाते हैं। ठीक है, अब सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, अब ये यहाँ से ना जाके सिर्फ एक साइड आ जाते हैं। अब एक साइड हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो हम क्या बोलेंगे, एक साइड क्या हो गई इसकी नेगेटिव, दूसरे साइड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये साइड हमारे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये किसके कारण आया, क्योंकि हमारे पास
किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टोर्ट हो जाता है। डिस्टोर्शन के कारण हमारे पास जो यहाँ पे सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वो हो जाती है। यानी हम ये बोलेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, इंड्यूस होता है। इंड्यूस होता कैसे है? डिस्टोर्शन के कारण, ब्रेक के कारण। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ऐसा कोई भी डाइपोल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करता है। डाइपोल का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कोई भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। लेकिन पता है न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, किसी टाइम पे आकर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो डिस्टोर्ट होता है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की सेपरेशन हो जाती है और हम बोलेंगे इंड्यू डाइपोल क्या हो जाता है हमारे पास? इंड्यूस्ड हो जाता है, डाइपोल हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब इस इंड्यूस्ड डाइपोल के कारण ये क्या करेगा? अपने साथ वाला जो मॉलिक्यूल है वो भी न्यूट्रल है, क्योंकि ये भी क्या है हमारे पास? नॉन पोलर। ये भी क्या है? नॉन पोलर। अब इस इंड्यूस्ड डाइपोल, ये इंड्यूस्ड डाइपोल के कारण ये क्या करेगा? इसको भी क्या कर देगा? डाइपोल बना देगा। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये साथ वाला क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि ये देखो ये हमने इंड्यूस करवाया। ठीक है, ये इंड्यूस्ड हुआ। इंड्यूस्ड होने के कारण ये क्या करेगा? अपने साथ वाले साथी को, जैसे इसका साथ वाले नेबर है तो इसको क्या करेगा? इसको मैंने पास पास रखे दोनों को। ठीक है, अब ये क्या होगा? डाइपोल इसमें भी इंड्यूस्ड कर देगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसको क्या करेगा? नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना देगा इस साइड को, ये पॉजिटिव है इस साइड को क्या कर देगा? नेगेटिव। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? जो फोर्सेज होती हैं वो कौन सी होंगी? वीक वैन वैन डर वाल फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। समझ में आ गया? अभी देखो जो हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेज है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस के ऊपर कैसे? देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, यानी सपोज कोई भी एटम है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, सपोज ये दोनों एटम क्या है? दूर दूर है। अब ये एटम दूर है, ये भी एटम दूर है, तो जिसके कारण इनमें कोई फोर्सेस नहीं होगी, ना ही तो वीक, ना ही तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ना ही ये रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, वैसे वैसे उसमें क्या बढ़ेगी? अट्रैक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सपोज इनमें क्या थी? वीक वैन डर वाल फोर्सेज थी, तो मॉलिक्यूल के मैंने क्या करा? पास पास में जब लेके आई तो जो वैन डर वाल फोर्सेज हैं वो क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन में चेंज होने स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस पे आके ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई चीज़ ज़्यादा पास आ जाती है तो एक दूसरे को क्या है? रिपेल करना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट, मैग्नेट की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो मैग्नेट क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक डिस्टेंस तक अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक डिस्टेंस तक आने के बाद वो एक दूसरे को क्या? धक्का मारते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे जैसे 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 डिस्टेंस हम डिक्रीज करेंगे अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, बट अगर ज़्यादा ही डिस्टेंस हम डिक्रीज करते जाएंगे तो अट्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगा? रिपल्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी जो भी मैंने बोला है वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बस आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपके नोट्स खुद के हैं, किसी को नहीं देने। ठीक है, वो खुद के हैं तो खुद बनाओ, अपनी लैंग्वेज में लिखो, ताकि आप रिवाइज करो तो आप अच्छे से समझ पाओ। बार बार वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, एक बार देखो, दो बार देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद रिवाइज करो। ठीक है, तो ये चीज़ है, समझ में आ गया? ये थी हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेज। अब कौन से जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वैन डर वाल फोर्सेज को, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अफेक्ट ऑफ वैन डर वाल फोर्सेज। ठीक है, तो अफेक्ट में क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, तो भाई जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना वो अपनी लैंग्वेज में उतार लेना। इसको पता नहीं क्या हो गया, ये साफ ही नहीं होता। हाँ जी, तो हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस ठीक है, ए है।
क्लियर, वैन डर वाल फोर्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सबसे पहले इफेक्ट क्या आएगा, देखो जो हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस है वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस ऑपरेट होती हैं। यानी वो डिपेंड किस पे कर गई, सरफेस एरिया के ऊपर। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का जिसके ऊपर वैन डर वाल फोर्सेस लग रहा है, अगर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वैन डर वाल फोर्सेस भी हमारे पास क्या क्या होंगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हमारे पास होगा उतना हमारे पास जो वैन डर वाल फोर्सेस हमारे पास क्या होंगी, वैन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ले, ये हमारे पास है प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ये है हमारे पास पेंटेन, ये हेक्सेन। एक बारी मैं बना देती हूँ फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है हमारे पास एनपेंटेन, ये आइसोपेंटेन, ये नियोपेंटेन। देखो अब इसको समझो, देखो मैंने क्या बोला है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्सेस। जितने ज़्यादा हमारे पास सरफेस एरिया होगा वैन डर वाल फोर्सेस हमारे पास उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सरफेस एरिया जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं, यहाँ प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, हेक्सेन का, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होती है। यानी हम ये बोलेंगे कि सरफेस एरिया यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होगा। बट यहाँ पे क्या है, जो ये सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ये सेकंड पॉइंट में क्या है, अगर हमारे पास ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाती है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसमें ब्रांचिंग हमारे पास हो जाती है तो जिसके कारण सरफेस एरिया हमारे पास कम हो जाता है। सरफेस एरिया जितना कम होगा वैन डर वाल फोर्सेस उतनी कम होंगी और बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग, जैसे जैसे हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो ब्रांचिंग क्या है हमारे पास, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो गई, ब्रांचिंग हमारे पास इंक्रीज कर रही है। तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने के कारण सरफेस एरिया हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझ में आया होगा आई होप आपको। और देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने बताया सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो वैन डर वाल फोर्सेस है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर, ठीक है। यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट ज़्यादा है, ठीक है, अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन काउंट हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में ज़्यादा आएंगे उतने ही हमारे पास डाइपोल क्रिएट होंगे। डाइपोल इन द सेंस यानी कोई मॉलिक्यूल है अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, एक टाइम पे आकर मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टोर्शन हो जाएगी। डिस्टोर्शन होने के कारण मॉलिक्यूल में क्या डाइपोल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज उतने ही ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव चार्ज उतने ही ज़्यादा आते हैं। यानी हम ये बोलेंगे कि हमारे पास चार्ज सेपरेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। चार्ज सेपरेशन जितनी ज़्यादा होगी, डाइपोल हमारे पास इंड्यूस्ड होगा, तो वैन डर वाल फोर्सेस हमारे पास इंक्रीज करेगी। यानी हम ये बोलेंगे कि जो वैन डर वाल फोर्सेस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर गया, सरफेस एरिया के ऊपर और सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर, ठीक है। तो ये थी सारी बात जो भी मैंने आपको कहानी बताई है, ये थी हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस इतना कंप्लीट होता है हमारे पास, इसको ज़्यादा समझना ज़रूरी नहीं है, बस इतना ही है, सफिशिएंट है इतना समझना, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो आप हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जो पार्ट्स, जो 5 पार्ट्स थे ना मैंने आपको इससे पहले करवाए हैं, उसको ना पक्का कर लेना, ठीक है। नोट्स बना लेना अच्छे से, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा।
हाँ जी, तो हेडिंग डालो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग माना जाता है एक, ठीक है, इसको क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग माना जाता है, लेकिन ये कम स्ट्रॉन्ग होती है देन कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर ना करें तो वैसे ही देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है हमारे पास, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे किस में लाई करती है, किस तरीके से अगर देखें हम कैसे होती है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ये है HCl, ये क्या है हमारे पास HCl, तो जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन क्या है हमारे पास, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पे क्या आता है हमारे पास, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। अब जो दूसरा हमारे पास एक HCl मॉलिक्यूल जो आएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर है, इतना इसमें पानी है, ठीक है, तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल H2O का होगा, ऐसा तो नहीं होता ना, कितने ही मॉलिक्यूल हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हजारों मॉलिक्यूल वाटर के हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास जो हाइड्रोजन इस तरीके से लाई करता है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, दूसरा मॉलिक्यूल होगा वाटर का ही, तो इसमें क्या होता है, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर जाता है, जैसे इसका हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, उसका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। अब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ध्यान से समझो इसको, देखो मैंने एग्जाम्पल ली इस HCl की, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, अब इस पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, ये भी एक बिकर में ही बंद है, ये भी क्या है, एक बिकर में ही बंद है, इसमें सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसने क्या करा, इस पे तो ये चार्ज सेपरेशन हो गया, अब इसमें क्या है, इसमें भी पॉजिटिव, इस पे भी नेगेटिव। अब जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक जो ये मॉलिक्यूल है, इस पे पार्शियल जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, बॉन्डिंग करता है जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा HCl का, उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, तो इसने बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरे मॉलिक्यूल का जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, उस बॉन्डिंग को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो ऐसे सोच लेते हैं इन दोनों की बॉन्डिंग को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बिकर की एग्जाम्पल दी थी, इसमें मैंने बोला कि हजारों इसमें क्या होते हैं हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लाइक हमारे पास जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब ऐसे तो नहीं ना, एक ही है, एक और उसका भाई होगा, तो ये क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम है, यानी ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरे का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके साथ क्या कर जाता है, बॉन्डिंग कर जाता है। इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। समझ में आया, तो ये चीज़ होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले इसके जो कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, तो कंडीशंस देखिए, तो कंडीशंस देखिए इसकी, कंडीशंस फॉर H बॉन्डिंग, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगी मैं, H बॉन्डिंग लिख लिया मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो पहली कंडीशन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू, मैं लिख दूँ पहले,
हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्मॉल साइज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो इसमें क्या है, मैंने बोला कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन है, पहली क्या है, मैंने बोला है आपके पास जैसे दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक में क्या होगा, उस मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा, ठीक है। वैसे ही हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल, एक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव दूसरे में इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या है हमारे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमारे पास एक जैसे कोई एटम है, उस एटम में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये हो गई। अगर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा तो वो किस दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएगा। तो कंडीशन हमारे पास ये है कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, स्मॉल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका साइज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो तरीके की हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए, ये चीज़ नहीं उतारनी, ठीक है, ये चीज़ पहले की है, तो सिर्फ आपको ये वाला पार्ट उतारना है, ठीक है। तो ये कर लीजिए, आगे मैं आपको करवाती हूँ। आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है हमारे पास। पहली है इंटरमॉलिक्यूलर, H बॉन्डिंग। दूसरी है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर, H बॉन्डिंग, ठीक है। तो दो तरीके की है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास क्या होती है, इसमें क्या है हमारे पास, ये किन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास मिलता है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या है, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है H2O, उन दोनों में क्या होती है हमारे पास जब बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जब उन दोनों में बॉन्डिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा हमारे पास, सपोज एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरा ये मॉलिक्यूल, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो डिफरेंट एटम्स में होती है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये रहा, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये रहा। अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग हमारे पास होगी उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक तो मॉलिक्यूल वाटर का ये रहा, एक ये रहा। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इन दोनों में हमारे पास क्या हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। अगर एक एग्जांपल मैं और लूँ, फॉर एग्जांपल ROH की एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक तीसरा ले लो इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, H बॉन्डिंग। क्या हो गई, H बॉन्डिंग, ये H बॉन्डिंग, ठीक है। अमोनिया की अगर हम, ये तो हमने ली अल्कोहल की एग्जांपल, अगर हम अमोनिया की एग्जांपल लें, अमोनिया में क्या है, एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H, इसमें क्या होगा, एक H, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, 3, एक ये रहा, एक ये रहा, इसमें क्या हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो क्लियर हुआ इस वर्ड इंटर का मतलब, इंट्रा का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। इंट्रा का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना, यानी एक ही मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल के बीच में हमारे पास क्या होना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो आप एग्जांपल ये लीजिए, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, तो इसमें क्या है हमारे पास,
इन दोनों में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये क्या है हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड है। दूसरी एग्जांपल आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ले लो। जैसे हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, अब ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इन दोनों के बीच में इसको क्या बोलते हैं, एच बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, एच बॉन्डिंग। ठीक है, ये चीज़ हो गई, समझ में आ गया। ये है हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम समझते हैं, ये टॉपिक हमारा हो गया है। अब हम समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ, क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे पास, नहीं, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल में होती है तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, और हमारे पास अगर किसी मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ये दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इफेक्ट्स। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको करवाती हूँ। देखिए, अब आप हेडिंग डालेंगे इफेक्ट्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी जिन भी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें क्या इफेक्ट आता है। तो पहला इफेक्ट आप डालेंगे यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। पहला आप इफेक्ट लिखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, या तो दो, कोई आप वाटर मॉलिक्यूल ले सकते हो, दो अल्कोहल मॉलिक्यूल आप ले सकते हो, या एक वाटर मॉलिक्यूल और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल आप ले सकते हो। तो जब दो मॉलिक्यूल्स को आप जोड़ते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोनों मॉलिक्यूल्स को मैंने जोड़ा, ठीक है, तो किससे जुड़ा है वो, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बोली है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब ये तो हमने जोड़ दिया, बट इसको तोड़ने के लिए, मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर मुझे मॉलिक्यूल को देना पड़ेगा, जिसके कारण वो दोनों क्या हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स को हम जोड़ते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अगर हमें तोड़ना है तो हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाहर से चाहिए होती है, तो जिसके कारण हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, ज़्यादा आता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, होती है, उसके कारण क्या होता है, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी भी एक अच्छा फैक्टर है। सॉल्युबिलिटी क्यों अच्छा फैक्टर है, क्योंकि देखो अगर हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट है हमारे पास, अगर सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करना है, ठीक है, अगर उन दोनों में एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हम अल्कोहल को और एसिड को, अल्कोहल या फिर एसिड को वाटर में जब वो उसको क्या करते हैं, घोलते हैं या सॉल्यूबल करते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि अल्कोहल ले लो ये, ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास, एच बॉन्डिंग हमारे पास होगी, तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। समझ में आ गया, तो सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज करेगी जिसमें हमारे पास क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होगी। समझ में आ गया। अब ये थे हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
तो देखिए अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे हमने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इफेक्ट्स पढ़े थे, ऐसे ही इसमें दो इफेक्ट्स हैं। पहला इफेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। दो मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन होती है, दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं, दोनों में हम बॉन्डिंग करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इंट्रा में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में क्या होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो जिसके कारण उसकी जो एसोसिएशन है वो क्या हो जाती है, डिस्क्रिएट, जिसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, क्वाइट लेसर। ठीक है, कम होता है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कंसिस्ट ऑफ इंट्रामोलिक्यूल, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाए वो क्या है, कितनी है, 317 केल्विन। ठीक है, 317 केल्विन। अगर हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 387 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्क आता है, जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, जिसमें इंटर होगी उसमें ज़्यादा होगी। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सॉल्युबिलिटी क्या करती है, कम हो जाती है। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या है, हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो जिसके कारण हमारे पास जो ये OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है वो फ्री नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अब ये OH फ्री नहीं है, अगर ये OH फ्री नहीं है तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, यानी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा क्योंकि खुद ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है मॉलिक्यूल के अंदर ही। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या है, हमारे पास जो ये OH है ये क्या है, फ्री है। ठीक है, ये जो OH है वो क्या है, हमारे पास फ्री है। फ्री OH होने के कारण ये जो वाटर मॉलिक्यूल आएगा बाहर से उससे क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेगा। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास हो जाती है। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल्स में, बस इसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो OH है ये इसका फ्री नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है मॉलिक्यूल के अंदर ही। तो हम क्या बोलेंगे, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो जो भी आज इस वीडियो में हमने पढ़ा है वो आज सारा कंप्लीट करवा दिया है मैंने, यानी जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है वो हमारे पास खत्म हो चुका है। ठीक है, तो टोटली इसकी वीडियोस कितनी हो गई हमारे पास, 6 वीडियो। ठीक है, फिर 5 वीडियोस मैंने आपको पहले दे दी हैं, वो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेक कर लेना। ठीक है, और ये 6th वीडियो है, इसको सारा देख लेना, इसके नोट्स अच्छे से बना लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।